दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये रेलवे सीरीज का पार्ट 2 है। दोस्तों मैं अब आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है रेलवे का 15 दिसंबर, जिसकी डेट संभावित है कि 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी फैक्ट मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर स्थित है? देखो, अगर आपने भूगोल सही से पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि हिमालय की दो श्रृंखलाओं के बीच का जो घाटीनुमा संरचना होती है उसको हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। अब देखो, जैसे ये है ट्रांस हिमालय, ये है वृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय और ये है शिवालिक। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है मेन सेंट्रल थ्रस्ट की। तो ये है वृहद हिमालय और लघु हिमालय। तो ये हमारा हो गया वृहद हिमालय और ये हो गया लघु हिमालय। इसके बीच का जो ये पार्ट है इसका भी हमने नाम रखा है कुछ। अगर हमने इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम रखा है तो इस बीच वाले का भी हमने कुछ नाम रखा होगा, है ना। तो इसका जो नाम है इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मैंने बहुत ही लेमन भाषा में समझाया है कि लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है जस्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो वो है अहमदाबाद। कहाँ पर? गुजरात में। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है तो वो है पच्छाब मेघ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। तो पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं थी, वो थी ऑक्सीजन गैस। बेंगुला की धारा कैसी है, ठंडी या गर्म? तो वो है ठंडी महासागरीय धारा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो वो है देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। इंपॉर्टेंट है ये। कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो अवसादी या परतदार चट्टानों में। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है तो उसे कहते हैं कोरोमंडल। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप जब ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे तो समुद्र की सीमा से लगे हुए जितने भी राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य की जो बाउंड्री है उनके सबके अपने अपने नाम हैं। जैसे अभी जब आप उसको बहुत ही छोटे स्तर पर पढ़ते हो तो जो हमारा पूर्वी घाट है उसे हम पूरे को ही कोरोमंडल कह देते हैं। या जैसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश है तो उसको भी हमने कह दिया कोरोमंडल तट, ठीक है। लेकिन अगर हम मैप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये भारत का हो गया मैप एक तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो तट है इसे कहते हैं कोरोमंडल। फिर यहाँ पर हो गया ये आंध्रा। तो आंध्रा का जो तट है इसे कहते हैं रॉयल सीमा। इसके बाद यहाँ पर है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो तट है उसे कहते हैं उत्कल तट। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज संसाधन में। हमारे भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र की। भारत में मुख्य कृषि आयात मद है तो वो है खाने योग्य तेल। अगर हम कृषि की बात करें तो इसमें जो हम खाने योग्य तेल जो हम यूज़ करते हैं तो ये हमें आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोच्चि में। नेक्स्ट है ओजोन परत अवस्थित है तो वो है समताप मंडल में। दोस्तों ये जो वायुमंडल है
तो वायुमंडल से संबंधित मैंने एक अभी आपको वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी के विषय में बहुत ही डिटेल में बताया था, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकते थे वो भी मैंने हल कराए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख सकते हो। तो जो हमारी ओजोन परत है वो किस मंडल में है? तो वो है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो वो है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी जो भी गतिविधियां होती है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन का। कितना है? 78%। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो वो है गोदावरी नदी का। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो है 11%। विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो वो थे अरस्तु। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? और ये अलमत्ती डैम अभी चर्चा में भी था, तो ये कृष्णा नदी पर। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो वो है हनोई। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो रेड रिवर है ये किस देश में है? क्योंकि ये मैंने अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। ये न्यूमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। 1948 में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो वो थी शिव समुद्रम और कर्नाटक में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो वो जगह है रानीगंज। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो वो है फिलीपींस में। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो वो है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो वो है काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो वो है काली मिट्टी। देखो, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो वो है रेगुड़ मिट्टी। तो देखो, रेगुड़ कहें या काली कहें या काली कपासी मिट्टी कहें, ये तीनों एक ही हैं। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो वो है लाल मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वो है लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः ही हो जाती है? तो वो मिट्टी है काली मिट्टी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश। अब देखो, मालाबार किसे कहते हैं? जो हमारा पश्चिमी घाट है उस तट को कहते हैं मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है मानसरोवर झील। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब देश की बात हो रही है, तो देश में जो सर्वाधिक प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो है उष्णार्द्र पतझड़ वन, मतलब उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आता है तो आप विदाउट कुछ भी देखे आप छोटा नागपुर के पठार पर टिक लगा दीजिए। सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।